सिमेट्रिक वॉरफेयर पे मैं थोड़ी बातचीत जानना चाहूंगा, दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि कैसे जो थार्ड मिसाइल्स थी, जो पेट्रियट मिसाइल्स थी, जो जो डिफेंस के लिए यूज हुई, वो कितनी ज्यादा कॉस्टली थी। और वहीं जो ईरान के कामिकाजे ड्रोन्स हैं, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो सस्ती थी। तो सर, ये जो पूरा डायनामिक है, ये कैसे काम किया, इसके बारे में थोड़ा बतौर डिफेंस एक्सपर्ट अगर आप बता सकें कि कैसे यूएस के जो मिसाइल स्टॉक्स थे उसको एग्जॉस्ट किया गया और वो बहुत महंगा पड़ा कंपेयर टू द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स जो ईरान ने फायर किए। हाँ, देखो आकर्ष, होता ये है कि जब पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया था, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब आकलन ये था कि युद्ध के दौरान इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल दुश्मन के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स को गिराने में होगा। इसी तरह से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, समझो मैच्योरिटी पूरी तरह से ऑपरेशनली डिप्लॉय हुआ आज से 10 साल पहले। तो आकलन ये था कि थर्ड का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन के, जैसे दुश्मन के पास आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आईआरबीएम है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि रशिया से आ रही हैं या चाइना से आ रही हैं, उनको शूट डाउन करने के लिए किया जाएगा। आकलन किसी ने नहीं किया कि इनका इस्तेमाल छोटे छोटे पतंग जैसे उड़ने वाले ड्रोन के साथ किया जाएगा, शूट डाउन कर जरूरत। तो जब ड्रोन उड़ने शुरू हुए तो अमेरिका हैरान परेशान। उनका आकलन ये था कि 2200 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं काफी हैं दुश्मन के हवाई जहाज और दुश्मन बोला तो रशिया के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करने के लिए, लेकिन उनको ड्रोन शूट डाउन करने पड़े इससे। अब एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत जो है $1,00,000 और एक ड्रोन की कीमत महज $10,000। थर्ड एक इंटरसेप्टर मिसाइल की एक कीमत $10,00,000 और एक ड्रोन की कीमत $15,000। तो ईरान धड़ाधड़ स्वाम अटैक जो करने शुरू किए ड्रोन से, अमेरिका के पास थे नहीं। मोटा मोटी बता देता हूँ, उनके पास शायद 2300 इंटरसेप्टर मिसाइलें थी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि उन्हें रशिया, नेटो का जो रशिया थिएटर है उसको दिमाग में रख के कैलकुलेट किए थे। आज की तारीख में मुश्किल से 830 बचे हैं। और इसी तरह से थर्ड उन्होंने 450 बनाए थे कि ठीक है, रशिया से आईसीबीएम जब आएंगे उनको रोक लेंगे, चाइना अगर गुस्ताखी करता है ताइवान के ऊपर उनको रोक लेंगे। लेकिन जब उनको ये थर्ड से ईरानी मिसाइलों को, ईरानी मिसाइल बहुत सस्ते, को शूट डाउन करना पड़ा। उन्होंने बनाए थे करीबन 450 थर्ड, और आज की तारीख में मुश्किल से 215 या 210 बचे हैं। होता यह है आकर्ष किसी भी युद्ध में कि आपको वॉर गेमिंग करनी पड़ती है कि दुश्मन कैसे युद्ध लड़ेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान का जब युद्ध हुआ था नगर्नो कराबाख के ऊपर, तब से ही दुनिया के मिलिट्री स्पेशलिस्ट जग गए थे कि भविष्य के युद्ध में ड्रोन बड़ी तादाद में आएंगे। भारत ने भी इस पर बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था, अमेरिका ने भी बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन सबने ये सोचा था कि दुश्मन के ड्रोन आएंगे, हमारे टैंकों पर हमला करेंगे। सबने ये सोचा था कि दुश्मन के ड्रोन आएंगे तो हम एयरफील्ड में जो हमारे जहाज खड़े हैं उस पर हमला करेंगे। लेकिन ईरान ने तो पासा पलट दिया, ऐसे ड्रोन बनाकर जो कि गहराई तक जाकर, इजराइल तक जाकर या गल्फ कंट्रीज में गहराई तक जाके अमेरिका के भी जो बेसेस हैं सऊदी, कतार, अबू धाबी में, उनके रनवे पर हमला कर दिया। जॉर्डन में उनके रनवे पर, जहां पे वो अपने कंक्रीट शेल्टर्स के अंदर अपने फाइटर विमान F-35 रखते हैं, उसको उड़ा दिए। इसकी परिकल्पना अमेरिकन वॉर प्लानर्स ने कभी नहीं की थी जी।
तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर से जो मात खा गई अमेरिका, उसी वजह से आज ये बात है कि वो झुक रहे हैं। लेकिन सर, अभी बहुत रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है? क्योंकि आज फिर अटैक हुआ, कुछ रिपोर्ट्स थी कि अब यूएस नेवी का जो ब्लॉकेड है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। ईरान जब चाह रहा है हॉर्मूज में जिस पे चाह रहा है अटैक कर रहा है। कल परसों यूएई के वेसल पे हमला कर दिया, आज फिर किसी वेसल पे हमला हुआ। बात आ रही है कि अब तो यूएस के वेसल्स भी सेफ नहीं है। सो ये जो नेवल ब्लॉकेड की गारंटी दी थी, सेफ्टी की गारंटी दी थी, वो तो पूरी तरह से पानी में जाती हुई दिख रही है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को किस तरह से यूटिलाइज करेगा ईरान, हम समझना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से यही 30-35 वेसल ही निकलते रहे तो थोड़े दिनों में फिर एलपीजी और पेट्रोल क्राइसिस आ जाएगा। हाँ आकाश, देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने मोर और लेस हाथ खड़े कर दिए हैं। अब अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो बातचीत है वो ओमान और ईरान के बीच में छोड़ दी है। ओमान को पृष्ठभूमि से अमेरिका कहता रहता है कि ऐसे बात करो। अब ईरान ने कह दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, देखो ऐसे भी ना हम कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज कोई 32 किलोमीटर 34 किलोमीटर गहरा है, लेकिन उस तरफ 3-4 किलोमीटर उत्तर की तरफ ऐसा है जहां पानी की गहराई बहुत कम है। दक्षिण में ओमान की तरफ भी 3-4 किलोमीटर ऐसा है, पानी की गहराई बहुत कम है, तो जहाज नहीं जा सकते। जो नेविगेशनल चैनल है जहां पानी 100 फुट 200 फीट गहरा है और बड़े बड़े सुपर टैंकर्स आराम से जा सकते हैं, वो चैनल महज 18 या 22 किलोमीटर चौड़ा है। तो ईरान कहता है ठीक है, उस चैनल में एक उत्तरी भाग होगा जो ईरान कंट्रोल करेगा, और ईरान ने डिक्टेट करा दिया है कि अरब सागर से दुनिया भर के जितने शिप्स आएंगे वो जब तक ओमान की खाड़ी पहुंचेंगे ईरान की परमिशन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसेंगे, उत्तरी चैनल से घुसेंगे जो कि ईरान के साथ लगा हुआ है, और फिर पर्शियन गल्फ में जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे ईरान जाएं, चाहे कुवैत जाएं, चाहे यूएई या बहरीन, कहीं भी जाएं। और इसी तरह से ईरान ओमान को डिक्टेट करा रहा है अब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो दक्षिणी भाग है उस पर ओमान का प्रभुत्व होगा। दुनिया भर के टैंकर्स और गैस के जो शिप्स हैं वो बहरीन, कुवैत से, सऊदी से भरेंगे, ईरान से भी भरेंगे, और ओमान के तट को छूते हुए, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो दक्षिणी भाग है उसको छूते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ओमान की खाड़ी, आगे अरब सागर, आगे हिंद महासागर, अपने देश। अब इससे ईरान जो है वो जानता है कि उसका पूरा दबदबा हो जाएगा। दुनिया की कोई भी देश अगर खाड़ी देशों की तरफ, पर्शियन गल्फ की तरफ जाना चाहती है तो उसे ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी। और उसने कह दिया है ईरान ने कि हम अमेरिकन शिप्स को, खासतौर से अमेरिका की नेवी के शिप्स को और इजराइल के किसी भी शिप्स को जाने का परमिशन नहीं देंगे। तो अमेरिका जो है वो उसको समझ नहीं आ रहा करे क्या। देखो आकाश, होता है कि हम कह सकते हैं कि चलो अमेरिकन नेवी का वहां दबदबा है, लेकिन देखो गुरिल्ला अटैक करते हैं ये ईरानियन आईआरजीसी के, जो इनके पास छोटी छोटी स्पीड बोट्स हैं, जैसे मस्कीटो बोट्स जाते हैं ना, स्पीड बोट होती है उसमें ओबी मोटर लगाया हुआ है। हम जब नैनीताल में जाते हैं या ऊटी में जाते हैं या माउंट आबू में जाते हैं या टूरिस्ट बोट, ओबी मोटर लगाया हुआ है, कुछ नहीं चाहिए, एक बंदा ओबी मोटर चलाता है, दूसरा बंदा अपने हाथ में एक मशीन गन रखता है, और ये 1 या 2 स्पीड बोट चल पड़ती हैं उस जहाज को पीछा करने के लिए, जो कि ईरान का कहना नहीं मान रहा। और उनके पास छोटी छोटी रॉकेट्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं, वो छोड़ देते हैं जो भी जहाज का कैप्टन ईरान का कहना नहीं मान रहा। अब देखो किसी भी अमेरिका की नेवी या दुश्मन दुनिया की किसी भी नेवी के लिए छोटी छोटी स्पीड बोट्स मच्छर मक्खी की तरह इधर उधर घूम रही हैं, इनके ऊपर काबू पाना असंभव है। आप सैटेलाइट से देखोगे, कितना देखोगे, आप हर बार सैटेलाइट से या MQ-9 से उसको ढूंढ भी लोगे ईरानियन स्पीड बोट को, तो आपको हमला करने के लिए तो एक अटैक हेलीकॉप्टर को भेजना पड़ेगा ना। आप दिन में कितने बार अपने अपेची हेलीकॉप्टर को भेजते रहोगे, तो ये बहुत मुश्किल है। आकाश, मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूं, ईरान ने सबक सीखा था सोमालियन सी पायरेट से। अगर हम याद रखें, आज से 4 साल पहले ओमानियन सी पायरेट्स ने पूरे अदन की खाड़ी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है,
सोमालिया, सूडान की तरफ, उसमें उन्होंने जलदस्यु बन गए थे। वो जितने जहाज जाते थे सूडान और वहां से, उनसे वो टैक्स वसूलते थे, दादागिरी टैक्स, समुद्री दादागिरी टैक्स। और इन सोमालियन जलदस्युओं को कोई नहीं पकड़ पाया। दुनिया भर की 14 नेवीज वहां डिप्लॉय हो गई, इंडियन नेवी ने भी वहां 4 जहाज डिप्लॉय कर दिए, कोई भी इनको नहीं पकड़ पाया। क्योंकि इतने बड़े समुंदर में 14 देशों की 28 शिप्स मिलके सर्च कर रही हैं। कहां तक सर्च करेंगी? हजारों किलोमीटर का समुंदर, और एक एक शिप अपने आसपास दाएं बाएं 2-4 किलोमीटर तक ही देख पाती हैं। तो सोमालियन सी पायरेट्स ने ही आईआरजीसी की नेवी को ये आइडिया दिया कि ये बड़े बड़े फ्रिगेट, बड़ी बड़ी शिप्स, बड़ी बड़ी मिसाइल बोट्स, इनके बारे में भूल जाओ। छोटे छोटे धाऊ लो, लोकली मैन्युफैक्चर्ड बोट लो, उसमें एक ओबी मोटर फिट करो। अब ऑनबोर्ड मोटर तो दुनिया में आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। सिंगापुर चले जाइए, हांगकांग चले जाइए, अबू धाबी से ही आप खरीद सकते हैं। उसको फिट करो। मशीन गन, एक छोटी सी मशीन गन तो दुनिया में ऐसे ही मिल जाती है मशीन गन। इस तरह का जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, ये अमेरिकन नेवी ने अपने को तैयार नहीं किया था। जी, इसका मतलब साफ है कि गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए अमेरिका तैयार नहीं था। ना वियतनाम के समय तैयार था, आज ना ईरान के समय तैयार है। क्या वॉशिंगटन के पास वेस्ट एशिया में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करने का स्टैमिना खत्म हो चुका है और इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप को मिली है एक हार? क्या अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी ईरान के स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान की स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के सामने एक ऐसा युद्ध हार दिया है जिसे जीतने का दावा वॉशिंगटन रोज कर रहा था, पर सच्चाई देख के यूएस का इतिहास ही हिल गया है? आज हम बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के उस सबसे बड़े शिफ्टिंग पॉइंट की जिससे पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हिल चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल डीप डाइव ब्रेकडाउन। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में एक पुरानी कहावत है, व्हेन योर एडवर्सरी इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट योर कंडीशंस जस्ट टू स्टॉप द ब्लीडिंग, यू हैवंट जस्ट डिफेंडेड, यू हैव वॉन। और आज यही एग्जैक्ट पिक्चर मिडिल ईस्ट और वॉशिंगटन के कॉरिडोर से निकलकर सामने आ रही है। यूएस सेनेट के फॉरेन रिलेशंस कमिटी के सीनियर मेंबर सेनेटर क्रिस मर्फी ने एनबीसी के मीट द प्रेस पर आकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे कैपिटल हिल से लेकर व्हाइट हाउस तक जलजला आ गया है। सेनेटर मर्फी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे शब्दों में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉस्ट दिस वॉर, अमेरिका इज वीकर, ईरान इज स्ट्रॉन्गर। यानी अमेरिका कमजोर हो गया है, ईरान ताकतवर है और डोनाल्ड ट्रंप की जंग हार गया है। ये माजरा कोई आम पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का नहीं है, ये यूएस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल एडमिशन ऑफ फेलियर है कि ईरान की काउंटर स्ट्रैटेजी, रीजनल इन्फ्लुएंस और मैरिटाइम चोक्स पॉइंट्स पर पकड़ने सुपर पावर अमेरिका को एक जियोपॉलिटिकली कॉर्नर्ड पोजीशन में ला खड़ा किया है। तो आखिर कैसे ईरान ने वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शंस और यूएस मिलिट्री पोस्चरिंग के बावजूद इस पूरे गेम को पलट दिया? कैसे तेहरान ने दिखा दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चोक पॉइंट लेवरेज अमेरिकन वॉरशिप से कहीं ज्यादा लीथल है? आइए सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा ग्रेविटी सेंटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की वो आर्टेरियल चोक पॉइंट जहां से ग्लोबल मैरिटाइम ऑयल ट्रेडिंग का लगभग 1/4 हिस्सा गुजरता है। जब वॉशिंगटन ने ईरान पर प्रेशर डालना शुरू किया और रीजन में स्ट्रैटेजिक ब्लॉकेड की कोशिश की, तो तेहरान ने अपना मोस्ट पावरफुल कार्ड खेला। ईरान ने हॉर्मुज वाटरवे में शिपिंग रूट्स को डिक्टेट करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि नॉर्मल टाइम में रोजाना 130 से 140 कमर्शियल वेसल्स इस स्ट्रेट से गुजरते थे, लेकिन आज वो संख्या गिरकर महज 30 वेसल्स तक रह गई है। तेहरान ने यह साफ कर दिया कि अगर उसका सॉवरेन नेशनल इंटरेस्ट पर आंच पहुंचाओगे तो ग्लोबल इकोनॉमी और अमेरिकन एनर्जी मार्केट शांति से बैठ ही नहीं पाएंगे, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी इकोनॉमिकली। और इसी का असर अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर दिख रहा है। अमेरिका में गैस प्राइसेस $4 पर गैलन को पार कर चुके हैं।
इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटिंग है और फूड प्राइसेस से आम अमेरिकन सिटीजन्स अब बेहद परेशान हैं। सोचो, वो टैक्स भर रहे हैं, उसी टैक्स से जंग लड़ी जा रही है और फिर उसी जंग की वजह से महंगाई आ रही है, तो और पैसा खर्च हो रहा है। सेनेटर मर्फी ने खुद माना कि कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अमेरिकन कंज्यूमर्स डेली लेवल पर गेट स्क्रूड हो रहे हैं, मीनिंग कि ईरान ने ऐसी एसिमेट्रिक इकोनॉमिक वॉरफेयर एस्टैब्लिश की है जहां अमेरिका को हर बीते दिन के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब बात करते हैं डिप्लोमैटिक बैटलफील्ड की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स की बात करती थी, आज सल्तनत ऑफ ओमान के जरिए तेहरान के साथ बैकडोर नेगोशिएशंस के लिए मिन्नतें कर रही हैं, लेकिन तेहरान ने ये भी अपने टर्म्स पे डिक्टेट करवा ली है। ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बगैर ज़ोरगाफ ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक अमेरिका अपनी बेलिजरेंट पॉलिसी खत्म नहीं करता, मिलिट्री ब्लॉकेज और सैंक्शंस लिफ्ट नहीं करता और पास्ट डैमेजेस के लिए वॉर रिपेरेशंस पे नहीं करता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये है ईरान की डिप्लोमैटिक अपर हैंड, यानी जंग में भी वो अमेरिका को डोमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पर भी। अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस फिलहाल जिस डील को लेकर सीख कर रहा है, उसके तहत ईरान को स्ट्रेट रीओपन करने के बदले में लगभग 100 से 136 बिलियन डॉलर एनुअली की इकोनॉमिक एक्सेस या मैरिटाइम ट्रांजिट रेवेन्यू गारंटी मिल सकती है। सेनेटर मर्फी ने इस डील को टेरिबल बैड डील और अ मेजर विक्ट्री फॉर ईरान कहा है, क्योंकि यह अमाउंट ईरान की टोटल जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा है। जरा सोचिए, वॉशिंगटन चला था ईरान को फाइनेंशियली आइसोलेट करने, लेकिन आखिरी में ऐसी नौबत आ गई है कि अमेरिका को ईरान के मिलिट्री रीबिल्ड, रीजनल नेटवर्क्स और इकोनॉमी के लिए इनडायरेक्टली मैसिव फाइनेंशियल बेनिफिट्स अलाउ करने पड़ रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ डॉलर्स की नहीं है। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के फ्रंट पर तो पिक्चर वॉशिंगटन के लिए और भी अलार्मिंग है। ईरान की प्रिसिजन मिसाइल कैपेबिलिटी, स्टोन स्वॉर्म्स और सस्टेन्ड एसिमेट्रिकल टैक्टिक्स ने पेंटागन के एडवांस डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर दिया है। पेंटागन के कॉन्फिडेंशियल इन्वेंट्री रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका अपने थार्ड इंटरसेप्टर्स का लगभग 80% स्टॉक और पेट्रियट मिसाइल स्टॉक पाइल्स का आधा हिस्सा एग्जॉस्ट कर चुका है। स्टैंडर्ड टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स के रिजर्व्स भी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ईरान ने इफेक्टिवली वॉशिंगटन के ग्लोबल डिफेंस पोस्चर को फॉलो आउट कर दिया है। पेंटागन अब रशिया और चाइना जैसे ग्लोबल राइवल्स के सामने मिलिट्री डेटरेंस लूज कर रहा है, क्योंकि उनके जरूरी वेपन सिस्टम मिडिल ईस्ट के इस एट्रिशनल वॉर में खपत हो रहे हैं। क्रिस मर्फी ने कैपिटल हिल में खुलेआम कहा कि वॉर इज मेकिंग अमेरिका वीकर एवरी डे व्हाइल ईरान गेट्स स्ट्रॉन्गर। इसी वजह से डेमोक्रेट्स कैपिटल हिल के लॉ मेकर्स अब कह रहे हैं कि अमेरिका को बैड डील एक्सेप्ट करके तुरंत युद्ध बंद कर देना चाहिए, ताकि यूएस कम से कम अपनी खाली होते हुए वेपन स्टॉक्स को रिप्लेनिशमेंट मोड में तो डाल सके। तो अगर हम पूरी पिक्चर को जूम आउट करके देखें तो कंक्लूजन क्या निकलता है? वेस्टर्न पावर्स लॉन्ग टाइम से एट्रिशनल वॉर्स नहीं झेल सकते। तेहरान ने ये प्रूव कर दिया है कि अग्रेसिव फॉरेन इंटरवेंशन के सामने नेशनल रेजिस्टेंस, इंडिजिनस मिसाइल प्रोडक्शन और कंट्रोल ओवर क्रिटिकल ज्योग्राफी कितना डिसाइसिव होता है। ईरान ने बिना सरेंडर किए, बिना अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज किए, सुपर पावर अमेरिका को घुटने पर ला दिया, जहां अमेरिकन लीडर्स अब पब्लिक टीवी पर आकर ये मान रहे हैं कि उनका प्रेसिडेंट ये युद्ध हार चुका है। ईरान ने ना सिर्फ अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ बरकरार रखा है, बल्कि एंडिंग नेगोशिएशंस के बाद वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर और जियोपॉलिटिकली अनशेकेबल होकर भी उभर रहा है। इस जंग में ईरान की निश्चित तौर पर जीत हुई है, इसको कहने में अब अमरीकी लोग भी नहीं शर्मा रहे हैं। ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या वॉशिंगटन के पास अब ईरान की शर्तों को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है, या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस क्राइसिस को और डीपली वर्सन करेगी? जो भी आपकी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश। क्या दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का रौब जमाने वाली यूएस मिलिट्री अब अंदर से ही टूट चुकी है? मिडिल ईस्ट के महासमुंदर में तैनात यूएस नेवी का सबसे शक्तिशाली सुपर कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन
अब एक तैरते हुए नरक में तब्दील हो चुका है। 5,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बिना खाने के, बिना साफ पानी के, टूटे हुए टॉयलेट्स और गंदे शावर्स के बीच कैसे जंग लड़ने का दावा कर सकते हैं? और क्या ईरान के खिलाफ चल रहे इस लंबे संघर्ष ने पेंटागन की सप्लाई लाइंस और सैन्य मजबूरी की पूरी पोल खोल दी है? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बड़े खुलासे की जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक के होश उड़ा दिए। दुनिया भर में अपनी ताकत का धौंस जमाने वाला अमेरिका आज अपनी ही जवानों को बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ तैनात यूएस नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अब किसी सैन्य शान का नहीं बल्कि एक बड़े संकट का प्रतीक बन चुका है। चलिए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि आखिर समुंदर के बीचों बीच 5,000 अमेरिकी सैनिक किस तरह के नर्क को झेलने पर मजबूर हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती से। तकरीबन 9 महीने यानी 259 दिनों से ये एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चक्कर काट रहा है। इस दौरान इस सुपर कैरियर ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिससे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। 208 दिन कॉन्टिन्यूअसली बिना किसी पोर्ट स्टॉप के समुंदर में बने रहना मॉडर्न यूएस नेवी के इतिहास में ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे लंबा कॉन्टिन्यूअस सी डिप्लॉयमेंट का रिकॉर्ड है। लेकिन ये रिकॉर्ड किसी गर्व की बात नहीं है बल्कि उन 5,000 सेलर्स और मरीन्स के लिए एक भयानक नाइटमेयर बन गया है जो इस पॉट पर सवार है। हाल ही में सैन डिएगो में एक मीटिंग के दौरान जब मिलिट्री फैमिलीज ने नेवी के एक्टिंग सेक्रेटरी हंग काओ और टॉप ऑफिशियल्स का घेराव किया तब इस शिप के अंदर की असली और खौफनाक तस्वीर दुनिया के सामने आई। MS नाउ और दूसरे न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जवानों के परिवार वालों ने खुलासा किया कि उनके बच्चे और पति इस वक्त भुखमरी, गंदगी और बेहद खराब मानसिक हालत से गुजर रहे हैं। यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन के अंदर जो सैनिक हैं वो अंदर से खोखले हो चुके हैं। सबसे पहले और बड़ा संकट है खाने और पीने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप पर राशन खत्म हो चुका है और जवानों को आधे अधूरे पोर्शंस और खराब गुणवत्ता का खाना दिया जा रहा है। ऐसा दावा किया गया है कि जवानों को आधा कप चावल देकर गुजारा करने पर मजबूर किया जा रहा है। और भैया ये अमेरिकी सैनिक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी यूएसए टुडे ने कुछ फोटो शेयर की थी जिसमें सैनिकों की थालियों में छोटा सा पोर्शन और ग्रे प्रोसेस्ड मीट दिखाई दे रहा था। तो पेंटागन ने इसे फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन आज परिवार वालों का आक्रोश बताता है कि सच्चाई को कितना भी छुपा लिया जाए वो बाहर आ ही जाती है। खाने के अलावा हाइजीन और बुनियादी जरूरतों को हाल ही के शिप के स्टोर्स में ना तो सोप बचा है, ना टूथपेस्ट बचा है और ना ही डिओड्रेंट। जवान दिन रात स्वेट और पसीने में लथपथ होकर ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन उनके पास खुद को साफ करने के लिए साबुन तक नहीं है। बाथरूम्स और शावर्स में ब्लैक मोल्ड यानी काली पपड़ी जम चुकी है, टॉयलेट्स टूटे हुए हैं और उनका सीवेज सिस्टम बार बार कोलैप्स हो रहा है। लॉन्ड्री फैसिलिटीज काम नहीं कर रही हैं जिससे जवान हफ्तों तक वही गंदे कपड़े पहनने पर मजबूर हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे महंगी और आधुनिक सैन्य ताकत के पास अपने जवानों के लिए साबुन और खाना भेजने का इंतजाम क्यों नहीं है? इसका जवाब छिपा है मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल संघर्ष में। ईरान के खिलाफ चल रहे लंबे संघर्ष और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान यूएस नेवी का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। नेवी ऑफिशियल्स ने खुद स्वीकार किया है कि बहरीन से यूएसएस अब्राहम लिंकन तक सप्लाई पहुंचाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। रीजन में ईरान की बढ़ती ताकत और ब्लॉकेड की वजह से यूएस नेवी के सप्लाई शिप्स आसानी से नहीं आ जा पा रहे। इसका नतीजा ये है कि खाना, दवाइयाँ, मेल और ज़रूरी सामान का एक बड़ा बैकलॉग जमा हो गया है। लेकिन बात सिर्फ खाने और टॉयलेट्स तक सीमित नहीं है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फिजिकल और ऑपरेशनल सेफ्टी का संकट भी गहरा गया है। एक वेटरन द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक शिप के फ्लाइट डेक पर इतना वेयर एंड टेयर हो चुका है कि वहां गद्दे और होल्स नजर आने लगे हैं। हाई स्पीड जेट लैंडिंग्स और कांस्टेंट मिसाइल ऑप्स की वजह से डेक की नॉन स्किड कोटिंग उखड़ चुकी है।
हालांकि फिफ्थ फ्लीट के स्पोक्सपर्सन ने फ्लाइट डेक पर होल्स होने के दावे को खारिज किया और कहा कि शिप फुल्ली मिशन केपेबल है, लेकिन जब जवान 18-18 घंटे की एग्जॉस्टिंग शिफ्ट्स बिना सही खाने और नींद के कर रहे हो तो फ्लाइट डेक पर किसी बड़े हादसे का खतरा हर पल मंडराता रहता है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ऐसी दुर्गति सामने आई है। इससे पहले यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी मिडिल ईस्ट में एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट पर भेजा गया था। वहां भी टॉयलेट्स कोलैप्स हो गए थे, सीवेज पूरे बर्थिंग एरिया में फैल गया था और लॉन्ड्री रूम में आग लगने के बाद उस शिप को पोर्ट पर लाना पड़ा था। ऐसा लगता है कि पेंटागन अपने जवानों को ईरान के खिलाफ जंग में आगे धकेल तो देता है, लेकिन उनके सस्टेनमेंट और वेलबींग की उसको परवाह नहीं है और इसी वजह से अब यूएस के लोगों में गुस्सा है। अब भैया आप यूएस के जवानों का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो लोगों को तो गुस्सा आएगा ना। मानसिक और शारीरिक एग्जॉशन का आलम यह है कि शिप पर मौजूद थेरेपिस्ट ने वार्न किया है कि क्रू कलेक्टिव साइकोलॉजिकल कोलैप्स के कगार पर है। 9 महीने से समंदर के बीच तनाव में रहना, अपने परिवार से दूर रहना और बुनियादी जरूरतों के लिए तरसना, इसने जवानों के मोराल को पूरी तरह तोड़ दिया है। कई जवान अपने बच्चों के जन्म और परिवार के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए हैं। नेवी के एक्टिंग सेक्रेटरी हांग चाओ ने अब यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को डिप्लॉयमेंट पर भेजने की बात कही है ताकि लिंकन के क्रू को रिलीफ मिल सके, लेकिन लिंकन की वापसी की कोई पक्की डेट देने से इनकार कर दिया है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल वहीं खड़ा होता है, क्या अमेरिका की ये सुपर कैरियर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डोमिनेंस का प्रतीक है या फिर अंदर से खोखली हो चुकी सैन्य महाशक्ति का आईना? भैया इस यूएसएस पर पहले हमला भी हुआ था, इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को पहले ईरान ने डुबाने का भी दावा कर दिया था और आज इसी अब्राहम लिंकन यूएसएस पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं 5000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक। ईरान के सामने ऐसी एग्जॉस्टिंग और स्ट्रेच डिप्लॉयमेंट ने अमेरिकी नेवी की लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल लिमिट्स को नंगा कर दिया है। जब जवान भूखे हों, टॉयलेट्स टूटे हों और मोराल जमीन पर हो तो ऐसी सेना ताकत के बलबूते जंग जीतने का दावा सिर्फ एक धोखा साबित होता है। आगे इस मामले में वॉशिंगटन और पेंटागन क्या कदम उठा रहे हैं और क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन के सैनिकों को घर वापसी लाया जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। लेकिन आपकी जो भी राय है, आपको जो भी लगता है ईरान यूएस वॉर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.